चलिए, तो हम बात कर रहे थे, अगर कोई भी आपके सामने एल्काइल हैलाइड है तो बेसिकली वो दो टाइप की केमिकल रिएक्शन दे सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो दो उसके पास ऑप्शन है, या तो SN1 से जाएगा या फिर SN2 से जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसको समझेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लिखेंगे इसमें भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनको इन शॉर्ट ऐसे लिखना है, एसएन रिएक्शंस। एसएन रिएक्शन, एन को ठीक से लिखना है, सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखा जाएगा। एसएन रिएक्शंस, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। देखिए, when one nucleophile replaces other nucleophile, when one nucleophile replaces other nucleophile, कोई भी ऐसे रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अदर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब जैसे हमारे सामने कोई रिएक्शन दी हुई है, CH3 CH2, यहां पर कौन है? Br। रिएक्शन हुई है किसके साथ? NaSH के साथ। अब आप जानते हैं Na प्लस और SH माइनस। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है वो अभी मुद्दा नहीं है, वो तो हम समझेंगे, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस कैटेगरी में जाएगी। अगर यहां पर Br की जगह को कौन ले लेता है? SH। Br की जगह को कौन ले लेता है? SH। और बाहर कौन निकल जाता है? Br माइनस। Na प्लस Br माइनस। अब आप गौर से देखिए, यहां पर SH माइनस आपका क्या था? न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर Br माइनस भी आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग अदर न्यूक्लियोफाइल, हेंस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट ये सर हुआ कैसे, वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन रिजल्ट को देखकर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके सामने ये इस प्रकार से दिया हुआ है, CH3COCl। क्लियर? इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपने किसके साथ करवा दी है? NaOET के साथ। ET का मतलब समझते हो ना? इथाइल ग्रुप। ये रिएक्शन कैसे हुई वो सारी बातें बाद में होंगी। यहां पर है प्लस, यहां पर है माइनस। देखिए, रिएक्शन का प्रोडक्ट आप ऑब्जर्व कीजिए। रिएक्शन का प्रोडक्ट जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर OET लगा हुआ मिलेगा और बाहर कौन निकल जाएगा? Cl माइनस। तो आप देख सकते हैं कि OET माइनस क्या था? न्यूक्लियोफाइल। और ये Cl माइनस भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग अदर न्यूक्लियोफाइल, हेंस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की प्राइम कंडीशन है कि आपका जो रिएक्टेंट है ना, उसके पास क्या होना चाहिए? लिविंग ग्रुप। अगर आपके रिएक्टेंट के पास लिविंग ग्रुप नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। अब हम जो बात करेंगे, जैसे यहां पर जो आपका ये कार्बन है, आप सब जानते हैं हेलोजेंस क्या होते हैं? लिविंग ग्रुप। हेलोजेंस क्या होते हैं? लिविंग ग्रुप। तो यहां पर जो आपका हेलोजन है लिविंग ग्रुप, वो कौन से कार्बन पर है? sp2। और यहां पर कौन से कार्बन पर है? sp3। तो इस चैप्टर में जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डील करेंगे, उनमें आपका लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर होगा। किस पर होगा? sp3 कार्बन के ऊपर आपका जो लिविंग ग्रुप है वो प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? जैसे अगर अपन बात करें अब एसन रिएक्शंस, एसन रिएक्शंस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट sp3 कार्बन, एट sp3 कार्बन। sp3 कार्बन के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो sp3 कार्बन के ऊपर होने वाली एसन रिएक्शंस को हम तीन कैटेगरी में यहां पर डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में। ध्यान से सुनना। एक आपके सामने रहेगा SN2, जो कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, हम बताएंगे कि SN2 का मतलब क्या होता है। फिर आपके सामने एक मैकेनिज्म आएगा SN1, और ये दोनों मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने डिटेल में डिस्कस किए हैं, और दोनों मैकेनिज्म आपके 12th बोर्ड के अंदर भी। यानी कि अब आपको इन मैकेनिज्म्स को ध्यान रखना पड़ेगा। SN2 क्या होता है, बोर्ड पूछ सकता है आपसे। SN1 क्या होता है, विद एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने रहता है SNI। क्या रहता है?
SNI, ये हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है और एनसीईआरटी में भी इसका कोई डिस्कशन नहीं है। मतलब मुद्दे का पॉइंट हमारे ये दो रहने वाले हैं और ये तभी होंगे SN1 हो या SN2 हो। कब होंगे? जब आपका लिविंग ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब आपका लिविंग ग्रुप कैसे कार्बन पर लगा होगा? sp3 कार्बन पर, तभी SN1 या SN2 हो सकता है, अदरवाइज SN1 या SN2 नहीं हो सकता। SN1 और SN2 को ध्यान से लिखेंगे, एस ऐसे लिखना है सबस्क्रिप्ट के तौर पर N और फिर ऐसे 1 या 2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? पहले यहां तक जल्दी से छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। निपटा दिया है क्या? इसको ठीक से लिखना सीखेंगे भाई। SN1 ऐसे नहीं लिखना, बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे लिखते हैं SN1, N की पावर 1 नहीं है वो, N सबस्क्रिप्ट पे तौर पर है। क्या मतलब होता है N का, कैसे क्या पढ़ेंगे सब बताएंगे, लेकिन मुद्दे की पॉइंट ये है, चाहे SN1 हो या SN2 हो, ये तभी होंगे जब आपका लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर लगा हुआ है। इफ योर ग्रुप लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड एट sp3 कार्बन, तो इसको आप हटा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, या तो SN1 मैकेनिज्म से या SN2 मैकेनिज्म से। SNI मैकेनिज्म भी है बट एनसीईआरटी में नहीं है, और जो एनसीईआरटी में नहीं है उस पर हमारा कोई डिस्कशन नहीं होगा। क्लियर? पूरा पढ़ाते हैं, 1.5 लेक्चर तक SNI पर बातें होती हैं, लेकिन आज तक नीट ने कभी नहीं की। sp2 कार्बन पर अगर आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हटाने के भी मैकेनिज्म होंगे, बट वो मैकेनिज्म क्या होंगे? अलग। यहां पर जितने भी मैकेनिज्म रहेंगे वो रहेंगे आपका लिविंग ग्रुप जब कौन से कार्बन पर होगा? sp3। यही आपको एल्काइल हैलाइड में मिलेगा, यही आपको अल्कोहल में भी मिलेगा, और यही आपको ईथर में भी मिलेगा। सेम। बता दिया है क्या? अगर sp3 कार्बन पर लगे हुए लिविंग ग्रुप को हटाना है तो बताइए कौन कौन से मैकेनिज्म से? SN1 या SN2, बस अपने लिए दो। ये SNI मैंने लिखा जरूर है लेकिन आपके काम का नहीं। SN1 SN2 का नाम, SN2 का तो हमने भी पहले भी बार नाम लिया था वुड्स रिएक्शन के अंदर। क्लियर? हो सकता है ये नाम भी आपने कहीं ना कहीं सुन लिया हो, SN1। यहां पर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, वन बाय वन अब हम इन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है SN2 मैकेनिज्म। क्या रहा है? SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म पूरा एनसीईआरटी ने दिया है और डिटेल में दिया है। यहां पर 2 का मतलब हमारे सामने क्या है? बाई मोलिक्यूलर। क्या है? बाई मोलिक्यूलर। तो बताइए, अगर कोई रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाएगी तो उसकी मोलिकुलरिटी क्या रहेगी? 2। बाई मोलिकुलर रिएक्शन होगी वो। N का मतलब अगर अपन बात करना चाहें तो क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक। तो ये हमारे सामने रहेगा, N मींस न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब शायद अब आपको क्लियर हो गया है, सब्स्टिट्यूशन। ये रहेगा सब्स्टिट्यूशन, मींस इट्स ए बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपसे ये पूछ लेगा कि SN2 की फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये बहुत बेसिक चीज है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम पहले क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे SN2 कब होता है, SN2 कैसे होता है, SN2 कैसे होता है, किन किन फैक्टर्स पर SN2 मैकेनिज्म जो जाएगा उसका रेट डिपेंड करेगा। फिर हम पढ़ेंगे SN1 कैसे होता है और उसका रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। मतलब पहले हम ये पढ़ेंगे कि SN1 और SN2 होते कैसे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कब SN1 होता है और कब SN2 होता है। तो आपके दिमाग में भी ये सवाल नहीं आना चाहिए कि कब, वो सवाल बाद का है। पहले कैसे, कि SN1 कैसे होता है और SN2 कैसे होता है, फिर मैं बताऊंगा कि कब SN1 होता है और कब SN2 होता है, क्योंकि दोनों ही रिएक्शंस, दोनों ही मैकेनिज्म के अंदर आपका जो लिविंग ग्रुप है उसको न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करने वाला है। क्लियर?
चलिए एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी SN2 मैकेनिज्म होगा तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर क्या लगा होगा, लिविंग ग्रुप। मैं बहुत बेसिक से आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मान लीजिए यहां पर आपके सामने क्या है, Br, क्लियर। तो इस रिएक्शन में जब भी SN2 में न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को हटाएगा तो उस कार्बन पर अटैक होगा जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं इनके रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्टिव होने का कारण ही इनके CX बॉन्ड में पोलैरिटी का होना है। यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव और यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, और हैलोजेंस आर फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है वो कार्बन कौन सा होता है, अल्फा। तो इन अल्काइल हैलाइड्स दिस अल्फा कार्बन इज इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, दिस अल्फा कार्बन इज इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। आगे बात समझ में, चलिए समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, छापेंगे नहीं। यहां पर कौन लगा हुआ है, Br। यहां पर हमारे सामने कौन लगा हुआ है, D। और यहां पर कौन लगा हुआ है, H, क्लियर। आप बताइए इसमें क्या ये एक जो कंपाउंड आपके सामने है क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है? जी हां, जिन भी कंपाउंड्स में लिविंग ग्रुप होता है वो सब इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, और वो कार्बन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होता है जिस कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है, लिविंग ग्रुप। तो ये कार्बन जिस पर लिविंग ग्रुप है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये जो कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कार्बन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कार्बन। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या होगा कि ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने वाला है, तो ये रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो SN2 रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है किसके साथ रिएक्शन करता है, आपके सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और एक सिंगल स्टेप में यहां पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। जो न्यूक्लियोफाइल है वो जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर बैक साइड अटैक करेगा। ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, खटाए। लिविंग ग्रुप को ये खुद बाहर निकालता है, खुद ये बॉन्ड ब्रेक करवाता है। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटाए, और आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बना हुआ मिलेगा। ध्यान से सुनिए, जिस कार्बन के ऊपर कौन लगा हुआ था, जिस कार्बन के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, एग्जैक्टली उसी कार्बन के ऊपर कौन आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। सेम सेम कार्बन के ऊपर आपको मिलेगा। लिविंग ग्रुप को किसने निकाला है, न्यूक्लियोफाइल ने। मतलब इन दिस केस द लिविंग ग्रुप इज एलिमिनेटेड, इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक और कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा, खटैक बाहर निकल जाएगा। क्लियर। अब इस रिएक्शन के अंदर ऐसा करने के लिए आपको करवाना पड़ेगा क्या, बैक साइड अटैक। क्या करवाना पड़ेगा, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक का मतलब सर सबसे पहले हमें समझाइए। देखिए बैक साइड अटैक का मतलब है कि जिस कार्बन पर आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उस पर देखो, ये यहां पर इस साइड से, सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करेगा, इस साइड से आकर अटैक नहीं करेगा, ऐसे ये अटैक नहीं करेगा। इस अटैक को हम कौन सा अटैक बोलते हैं, फ्रंट साइड अटैक। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहेंगे, फिर धीरे धीरे चीजों को क्या करने लगेंगे हम, समराइज। ये हमारे सामने था D, यहां पर कौन था, H, क्लियर। यहां पर है पार्शियल नेगेटिव और यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव। बताइए न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा, जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है या जिस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वही तो इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है। तो अगर इसमें ये इस प्रकार से अटैक करता, ये करता अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलता, खटैक। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो दोनों सेम साइड से अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको बेटा हम बोलते हैं कौन सा अटैक, फ्रंट साइड अटैक। क्या बोलते हैं, फ्रंट साइड अटैक। अगर अपन बात करना चाहें तो ये कहलाएगा फ्रंट साइड अटैक, जो कि SN2 रिएक्शन के अंदर कभी ऑब्जर्व नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर SN2 मैकेनिज्म से कोई रिएक्शन जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, फ्रंट साइड या बैक साइड। तो बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक का मतलब एक और आपको समझ में आएगा कि वहीं जाकर लग जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल जहां पर क्या था, लिविंग ग्रुप। अगर आप इनको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक में का आपको खास डिफरेंस नजर आएगा। इसमें ये जो आपके ग्रुप्स हैं, ये देखो इनको गौर से, इनकी जो पोजीशन है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रही है, गौर से देखिए। और उसमें ये बदल चुकी है। अगर अपन बात करना चाहें तो जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि अल्फा कार्बन पर जो अदर 3 ग्रुप्स हैं,
यहां पर लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में किधर है, राइट हैंड साइड। सो द रिलेटिव पोजीशन हैज चेंज्ड। जब कौन सा अटैक होगा, बैक साइड अटैक, तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। बेटा इसको हम बोलते हैं इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझाऊंगा ये क्यों होता है, इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि बैक साइड अटैक जब भी होगा तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, इनवर्जन। कॉन्फ़िगरेशन के इनवर्जन होने का मतलब है कि जो रिलेटिव पोजीशन है थ्री ग्रुप्स की, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है, वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज। क्यों चेंज होगी वो सारी बातें मैं आपके सामने बताऊंगा। यहां पर कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि यहां से एक बात आपको समझ में आई कि बैक साइड अटैक लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्रंट साइड अटैक लीड्स रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और SN2 में कौन सा अटैक होता है, बैक साइड। मतलब यहां पर क्या होने वाला है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक स्टेप में इसने इसको बाहर निकाल दिया, रिएक्शन खत्म हो गई। क्लियर। तो ये वाला स्टेप ये आपका कैसा स्टेप रहेगा, स्लो स्टेप। ये वाला ही कैसा स्टेप रहेगा, स्लो। यानी कि इसी को ही हम क्या बोलेंगे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए एक तरीका और है इन्वर्जन को समझाने का। अगर मैं इन तीनों ग्रुप्स को, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में बात कीजिए, कैसा है, sp3, तो टेट्राहेड्रॉन बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मैं इन तीनों ग्रुप्स को मिलाते हुए एक टेट्राहेड्रॉन की फॉर्मेशन करता हूं, तो देखो इसमें ये तीनों ग्रुप इस साइड है, और उसमें जब आप देखेंगे तो ये तीनों ग्रुप उधर चले गए हैं। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है ये आपका पलट गया है, गौर से देखिए, जो टेट्राहेड्रॉन है ये आपका पलट गया है। तो SN2 के अंदर यही होता है, दिस टेट्राहेड्रॉन टर्न्स इनसाइड आउट, पलटी मार जाता है। जब भी बैक साइड अटैक होगा तो ये जो आपका टेट्राहेड्रॉन है ये पलट जाएगा। हालांकि फ्रंट साइड अटैक में ऐसा नहीं होता है। तो अभी तक आपको दो बातें बताई गई हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं आई है कि SN2 में बैक साइड अटैक होता है और बैक साइड अटैक लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फ्रंट साइड अटैक नहीं होता, उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखिए आपका जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बताइए इस पर भी क्या है, लोन पेयर, और आपके लिविंग ग्रुप के ऊपर भी क्या है, लोन पेयर। तो ये जब दोनों सेम साइड से अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल, एक दूसरे के साथ रिपल्सन फील करते हैं, तो यहां से अटैक पॉसिबल नहीं है। ये एनसीईआरटी बोलता है। कौन बोलता है, एनसीईआरटी। अब आते हैं लॉजिकली। मान लीजिए अगर आपको कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ना है, कौन से बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड तोड़ना है। ये कौन सा है, सिग्मा। तो किसी भी बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन्स कहां जाने चाहिए, उस बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में। अगर आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दो, पाई बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दो। तो आप बताइए अगर ये आपके सामने सिग्मा है तो इसके अपोजिट कौन होता है, सिग्मा स्टार। कौन होता है, सिग्मा स्टार। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दो, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप खुद सोचिए, यहां पर ये आपका कौन सा है, सिग्मा बॉन्डिंग, ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्डिंग। तो यहां पर कौन सा होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा के बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट, 180 पर। तो न्यूक्लियोफाइल को कहां पर अटैक करना चाहिए, सिग्मा स्टार में, और सिग्मा स्टार सिग्मा के अपोजिट होता है। दैट्स व्हाई योर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। आप जानते हैं, कोलिजन थ्योरी आप पढ़ चुके हैं कि टकराना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराना इंपॉर्टेंट होता है। हर कोलिजन आपका इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। तो SN2 में इसको बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा ताकि इसका कोलिजन सिग्मा स्टार से हो, ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो सके। फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा। एनसीईआरटी रीजन देता है कि यहां पर रिपल्सन फील करने की वजह से ये ऐसा नहीं होता, बट रियलिटी ये है कि उसको अटैक सिग्मा स्टार में करना है। और इधर तो सिग्मा है, सिग्मा पर तो ऑलरेडी कैसा है, फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। कौन ले सकता है इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इन्वर्जन के बारे में हम और जानेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे भाई। ये हमारे सामने वही एग्जांपल है, लगा हुआ है CH3, यहां पर कौन है, Br, यहां पर कौन था, D, और यहां पर हमारे सामने कौन है, H। पक्का। चलिए अब आप सोचिए कि न्यूक्लियोफाइल को यहां पर अटैक करना है। किसको अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल। बताइए SN2 में लिविंग ग्रुप को कौन हटाता है, न्यूक्लियोफाइल खुद हटाएगा, खुद हटाएगा, अपने आप हटने वाला नहीं है। और अटैक उसमें कंडीशन में आपको कहां से करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा बैक साइड से। तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें अब समझने को मिलेंगी। बैक साइड अटैक होता है, ये तो हमारे दिमाग में क्या हो चुका है, क्लियर। क्लियर।
ये हमारे सामने रहेगा SH माइनस। बताइए यहां पर ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, यहां रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पर रहेगा सिग्मा स्टार। तो अटैक किसके अंदर होना चाहिए, सिग्मा स्टार। ये करेगा इस पर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जानते हैं इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कैसी है, sp3। अगर मैं इन वाले तीनों एटम्स या ग्रुप से एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, जो कि आप जानते हैं टेट्राहेड्रॉन में बनता है नीचे, क्लियर, इस प्रकार से मैंने ये ड्रॉ किया है ऐसे, ये, और ये आपका जो लिविंग ग्रुप है उसको यहां पर रखा है, तो ये टेट्राहेड्रॉन आपके सामने बना है। बताइए न्यूक्लियोफाइल जब यहां अटैक करने के लिए आएगा तो उसको ये जो गैप आप देख पा रहे हैं ना, इस गैप के थ्रू अटैक करना पड़ेगा। यहां पर इस कॉर्नर पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, इस कॉर्नर पर कौन लगा हुआ है, डी, और उस कॉर्नर पर कौन लगा हुआ है, CH3। तो ये जो मैंने लाइन खींची है ये बीच में वॉइड है, गैप है, जिसके थ्रू न्यूक्लियोफाइल को क्या करना पड़ेगा, अटैक। और जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करने के लिए आता है तो ये जो एटम्स जो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस पर हैं, ये इस न्यूक्लियोफाइल से क्या फील करते हैं, रिपल्सन। क्या फील करते हैं, रिपल्सन। जाहिर सी बात है जब आपकी तरफ कोई चलकर आएगा तो आप उससे क्या फील करेंगे, रिपल्सन। तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इनकी तरफ अप्रोच करने लगता है, ये वाले एटम्स और ग्रुप जो हैं ये इधर मूव करने लगते हैं। किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से। किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से ये इस साइड मूव करने लगेंगे। आपको जैसा देखा कि इस रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट नहीं था, इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो जैसे जैसे ये इसकी तरफ आएगा ये इधर चले जाएंगे। एक स्टेज आएगी जिसे आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जिसमें ना तो बॉन्ड कंप्लीटली बनते हैं और ना ही बॉन्ड कंप्लीटली टूटते हैं। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा और जो लिविंग ग्रुप है वो बॉन्ड तोड़ रहा होगा। यहां पर ना तो कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ना ही कंप्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बताइए क्या बॉन्ड कंप्लीट बन चुका है कार्बन और सल्फर के बीच में, नहीं। तो बताइए फुल नेगेटिव रहेगा कि पार्शियल नेगेटिव रहेगा, पार्शियल। क्या ये बॉन्ड कंप्लीट टूट चुका है, नहीं। तो यहां भी कैसा रहेगा, पार्शियल नेगेटिव। बेटा ये जो लिख रहा हूं ये ट्रांजिशन स्टेट के लिखने का तरीका होता है। ये डबल डैगर साइन, ये जो मैंने साइन बनाया है कोई चार्ज नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये टीएस है। क्या है, टीएस। और जैसे जैसे ये इधर आता जाएंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इधर अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये ग्रुप इस साइड चले जाएंगे। और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा देखो तो न्यूक्लियोफाइल तो इधर आकर जुड़ जाएगा। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, CH3, और जो बाकी के तीनों ग्रुप्स हैं वो पलटी मार जाएंगे। क्या मार जाएंगे, पलटी। और इस पलटी में पूरा रोल किसका है, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अप्रोच की है। आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल ओरिजिनली थी वो ट्राइंगल एकदम पलट चुकी है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो मामला क्या है, अलग। यहां पर देखिए ये ट्राइंगल जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाली ट्राइंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बताइए लिविंग ग्रुप के कौन से साइड में है, लिविंग ग्रुप के कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड। और न्यूक्लियोफाइल के कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड। मींस दिस टेट्राहेड्रॉन टर्न्स इनसाइड आउट। ऐसा लगता है कि इसको ऐसे पलटी मरवा दिया आपने, क्लियर। इसी को ही हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यही कहलाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अभी इस पर और बातें होंगी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहलाता है, यानी कि दुनिया की कोई भी SN2 रिएक्शन हो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसके बारे में बताने वाले केमिस्ट का नाम था वोल्डन। तो इसका नाम हमारे सामने कई बार आ जाता है, क्या, वोल्डन इन्वर्जन। क्या बोल देते हैं इसको, वोल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे तेज हवाओं में आपका अम्ब्रेला पलट जाता है, तो इसको कई बार हम बोल देते हैं क्या, अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या बोल देते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। अभी आपको इससे थोड़ा सा और बढ़िया तरीके समझ में आएगा। जैसे आप अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं, पीछे से तेज हवा का झोंका है, पलट गया कि नहीं पलट गया, तो वहां हवा पलटता है अम्ब्रेला को, यहां कौन पलट रहा है, न्यूक्लियोफाइल। कौन पलट रहा है, न्यूक्लियोफाइल। बताइए इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3। रिएक्शन से पहले sp3, रिएक्शन के बाद भी sp3। बट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। बताइए आप स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा कौन से लेते हैं, कंप्लीट की पार्शियल, कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 3। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इन ट्रांजिशन स्टेट, sp2। सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कौन रहेगा आप लोगों के सामने, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा।
आप इसके 5 बॉन्ड देखकर sp3d मत बोल देना, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। कार्बन के पास d ऑर्बिटल, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि SN2 रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp2। क्लियर? अब इसको और बढ़िया तरीके से समझेंगे। मुझे एक बार 5 पेन दे दो कैप के साथ, एक अलग अलग कलर की। चलिए, नहीं ये काम नहीं देंगे, कैप नहीं, कैप वाले दो, इधर से दे दो, वापस मिल जाएंगे बेटा, घर नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, ये बहुत बड़ा डर रहता है कि पता नहीं वापस दे कि मास्टर ऐसे पेन इकट्ठे कर लेते हैं। बच्चा बेचारा मांगता, क्या ही मांगेंगे अब इससे, तो आप मांग सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं उन टीचर्स में से नहीं, क्योंकि मेरे भी कई बार मास्टर लेके गए, डाउट पूछने जाता था, मुझे पता है ये पेन मेरा है, लेकिन मैं कभी मांग नहीं, वो आराम से घर लेके चला जाता था। क्लियर? चलिए, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये देखिए, यही होता है कि नहीं होता टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? ये देखिए, ये आपके सामने नीचे एक ट्राइंगल बनती है। क्लियर? ये ट्राइंगल बनकर और ऊपर आपके सामने पूरा टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ होता है। हमारे केस में ये कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से है? कुछ इस प्रकार से हमारे सामने रहेगा। बताइए, ये जो है, ये जो ग्रुप आपके सामने है, ये कौन है? CH3। ये वेज पर D, ये डैश पर H, और ये है लिविंग ग्रुप। अब ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन का। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। तो सिग्मा स्टार यहीं कहीं होगा। तो बताइए, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कहां से करना चाहिए? बैक साइड। फ्रंट साइड अटैक का कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ आना चाहिए और बैक साइड अटैक करना चाहिए। अब आप सोचिए, जो अटैक करेगा तो यहां पर ऐसे ये ट्राइंगल जो आप बनाओगे, इस ट्राइंगल के गैप से अटैक करेगा। क्लियर? तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करने के लिए आता है, इस ट्राइंगल के कॉर्नर पर लगे हुए एटम्स या ग्रुप न्यूक्लियोफाइल से क्या फील करते हैं? रिपल्सन। और ये धीरे धीरे इससे क्या जाने लगते हैं? दूर जाने लगते हैं। तो जब ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों के सामने पहुंचेगी, क्या पहुंचेगी? ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता रहा हूं। ट्रांजिशन स्टेट में ये कुछ डायग्राम इस प्रकार का हो जाए। क्लियर? ऐसा। तो ट्रांजिशन स्टेट को एक बार गौर से देखिए। इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है वो कितने पर है? 180 डिग्री, बिल्कुल 180 डिग्री पर चले जाते हैं। और जो बाकी के 3 बॉन्ड बच गए, बाकी के 3 बॉन्ड कौन से बच गए हैं? बाकी के 3 बॉन्ड ये बच गए, इस कार्बन के साथ, इस डी के साथ और इस एच के साथ। जो आपका न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है वो तो 180 के ऊपर। और ये तीनों के तीनों अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो किस में आ गए हैं? सेम प्लेन में। इसलिए तो आपने क्या बोला है? sp2। तो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को छोड़कर जो 3 बॉन्ड हैं ये वाले, वो किस में आ जाते हैं? सेम प्लेन में। फिर आप जानते हैं धीरे धीरे यहां से कौन हटने लगेगा? आपका लिविंग ग्रुप हटने लगेगा, और ये धीरे धीरे इस साइड पलटने लगेंगे, और लिविंग ग्रुप की जगह अपोजिट डायरेक्शन से कौन ले लेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर आपको टेट्राहेड्रॉन बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन टेट्राहेड्रॉन एकदम अलग। पहले ये जो ग्रुप थे ये किस साइड थे? इस साइड। अब ये ग्रुप कहां चले गए? उस साइड। इन ग्रुप्स को किसने पलटी मरवाई है? न्यूक्लियोफाइल ने। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये ग्रुप इससे थोड़ा थोड़ा दूर हटने लगेंगे। ट्रांजिशन स्टेट में जाकर ये वाला ग्रुप, ध्यान से सुनो, ये वाला और ये वाला किस में आ जाएंगे? सेम प्लेन के अंदर। क्लियर? ऐसे एक प्लेन के अंदर आ जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल इधर से अप्रोच कर रहा है, लिविंग ग्रुप वहां से हट रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप 180 डिग्री के एंगल पर यहां पर रहेंगे। और जैसे ही आप देखिए यहां से Br हट जाएगा तो ये तीनों ग्रुप कहां चले जाएंगे? इस साइड। तो यहां पर आ गए हैं। तो ये जो आपका टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, इट टर्न्स इनसाइड आउट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन उस कार्बन पर होगा जिस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? लिविंग ग्रुप। यानी कि कौन से कार्बन पर? अल्फा कार्बन पर होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। हर किसी कार्बन पर आपको इन्वर्जन नहीं करवाना, क्योंकि जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसी के ये एटम्स या ग्रुप पलटी मारेंगे, बाकी दूसरे पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की थोड़ी सी और आपको तरीके से बताना चाहूं, ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट SN2 का बिल्कुल PCl5 की तरह होता है। इसको थोड़ा सा फील कीजिए। जैसे ये मेरे पास है, यहां पर ये कार्बन है, एक आपका बॉन्ड इधर रहेगा, एक बॉन्ड इधर रहेगा, एक बॉन्ड इधर रहेगा। ये वो 3 एटम है
जो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को छोड़कर हैं, दे विल लाई इन द सेम प्लेन। न्यूक्लियोफाइल कहां से आ रहा है? ऊपर की साइड से। लिविंग ग्रुप कहां से निकल रहा होगा? नीचे की साइड से। तो PCl5 में भी ऐसा ही होता है, 3 Cl किसके अंदर होते हैं? सेम प्लेन के अंदर, और 2 Cl एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। तो देखो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ये तीनों किसमें है? सेम प्लेन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि SN2 रिएक्शन की जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आपकी ट्राइगन बीच में कौन रहेगी? ट्रायंगल। एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। TS इज एग्जैक्ट सिमिलर टू PCl5। बिल्कुल कैसा होता है? PCl5 जैसा। एक Cl ये रहा, एक Cl वो रहा। आगे बात समझ में? और 3 Cl क्या बना रहे होंगे? ट्रायंगल। अब आप बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो अब तक आरडी सर बता चुके होंगे कि ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। आगे बात समझ में? चलिए, अब आप इन्वर्जन को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये अपना जुगाड़ रहेगा, हम क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जब भी इन्वर्जन होगा तो देखिए आपका जो रिएक्टेंट में जो कायरलिटी सेंटर है और जो प्रोडक्ट में जो कायरलिटी सेंटर है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा आपको? चेंज। यहां पर हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? RS। बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? Br। सो इट विल गेट प्रायोरिटी 1 CIP सीक्वेंस रूल से। फिर उधर कार्बन प्रायोरिटी सेकंड। फिर यहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्रायोरिटी थर्ड और प्रायोरिटी फोर्थ। बताइए 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा हूं? 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? डैश पर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? S। अगर यहां S है तो वहां क्या होना चाहिए? R। देखना यहां पर इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। उसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। बताइए कैसे जाऊंगा? 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा हूं? क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? डैश पर। तो क्या आ जाएगा? R। आप देख सकते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हुआ है। हालांकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का RS से कोई लेना देना नहीं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का अगर हमसे पूछे तो हम यही बोलेंगे कि दिस टेट्राहेड्रन एनवायरनमेंट टर्न्स इनसाइड आउट, एकदम पलटी मार जाता है। ये आपका होता है SN2 रिएक्शन। बताइए SN2 रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट तो बना ही, सीधा ही क्या बना है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में अगर रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन R तो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की S तो प्रोडक्ट की क्या मिलेगी? R। और रिएक्टेंट की R तो प्रोडक्ट की क्या मिलेगी? S। यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सिंगल स्टीरियो आइसोमर। क्या मिलेगा? सिंगल स्टीरियो आइसोमर। सिंगल स्टीरियो आइसोमर का मतलब सर थोड़ा सा बताइए। ऐसा नहीं है कि S से S और S से R दोनों बनेंगे, नहीं। S से केवल एक ही बनेगा, R इन्वर्जन के साथ बनेगा। अगर हम वापिस आए तो भी आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू विल फाइंड कि यहां पर भी मामला सेम है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? R। और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S। और यहां भी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? S। तो फ्रंट साइड अटैक होता तो क्या होता हमारे सामने? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बट SN2 में फ्रंट साइड अटैक फिजिबल नहीं है। कौन सा अटैक होता है? बैक साइड अटैक। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। अटैक कौन से कार्बन पर होगा? मेरे कुछ चंद सवालों के जवाब दो। अटैक कौन से कार्बन पर करेगा न्यूक्लियोफाइल? जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वही इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है। क्लियर? दूसरी बात, इन्वर्जन किस कार्बन पर होगा? सभी कार्बन पर। जिस पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसका बॉन्ड टूटा है, उसी पर ही इन्वर्जन होगा, बाकी पर इन्वर्जन नहीं होगा। क्लियर? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में और लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में इन तीनों एटम्स और ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन सेम होनी चाहिए। इन्वर्जन का मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप के और न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में इन तीनों ग्रुप्स की रिलेटिव पोजीशन क्या है? ऑपोजिट, डिफरेंट है। मतलब क्या हुआ है? इन्वर्जन। क्या बात आपको समझ में आ गई? अभी बताया जा रहा है कि SN2 होता कैसे है। अब बाद में बताएंगे कि SN2 होता कब है। छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई।
SN2 backside attack, and backside attack leads inversion of configuration, and front side attack leads retention of configuration. आगे एक मैकेनिज्म ऑफ पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा SN1, जिसमें दोनों होंगे, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी, और भी बेहतर समझ में आएगा। ये स्टीरियो केमिस्ट्री स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज ये स्टीरियो केमिस्ट्री खुद एनसीईआरटी ने लिखी है। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है आपकी SN2, अटैक न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप बाहर खटैक, धक्का देर बाहर काट वाल काम। न्यूक्लियोफाइल आएगा, धक्का देगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल। जैसे आपकी जगह पर कोई आपको उठा के दूसरा बैठ जाता है, होता है ना ऐसे, 4 की टेबल पर 4 बैठे, एक आएगा धक्का देगा, उधर लिविंग ग्रुप बाहर और खुद आ जाएगा। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। इन तीनों ग्रुप से ट्रायंगल बना लेनी है, ऐसे आपको और भी बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। ये वाली ट्रायंगल आप देखोगे लिविंग ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में है, बट न्यूक्लियोफाइल के राइट हैंड साइड में। इसी को ही क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हैज नथिंग टू डू विद आरएस, लेकिन हम चेक हमेशा आरएस से ही करेंगे। निपटा दिए हो क्या? न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर अटैक करेगा? जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा, क्योंकि वही कार्बन कैसा होगा? इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। भाई साहब, रिएक्शन बच्चे पढ़ते रहते हैं, पर उसको ये नहीं पता होता कि एरो कहां से कहां बनाना होता है। 3-3, 4-4 साल ऑर्गेनिक पढ़ते हुए हो जाते हैं। तो जितने बेसिक से ऑर्गेनिक को आप समझते हुए चलोगे, चीजें उतनी ही आपके लिए क्या रहेंगी? आसान। इसके सामने लिखेंगे, जगह जहां बची वहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल को एब्रिवेशन के तौर पर NU- लिखा करो, एंड लिविंग ग्रुप को क्या लिख दिया करो? LG। न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप are in opposite position. Nucleophile and living group are in opposite position relative to the three groups. Relative to the three groups. Relative to the three groups on carbon. Relative to the three groups on carbon. सही है कि नहीं है? देखो, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, इन तीनों ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में अपोजिट है कि नहीं है? इसी को इन्वर्जन कहते हैं। इसके सामने क्या लिखोगे फिर? ये अपोजिट में है कि सेम में है? लिख दो फिर। न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप, nucleophile and living group are in the same position, are in the same position relative to the three groups on carbon, are in the same position relative to the three groups on carbon, are in the same position relative to the three groups on carbon. तो ये वाली कंडीशन को हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। आपको चेक कहां से करना है? आरएस से। हकीकत यही होती है, लेकिन चेक कहां से करेंगे? आरएस। निपटा दिया है सभी ने? चलिए, SN2 में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या? नहीं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां पर लगा हुआ मिलेगा?
जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप था सेम कार्बन पर जुड़ा हुआ मिलेगा। स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो सकती है अगर हम स्टीरियो की बातें करें तो। ये कोई चार्ज नहीं है, ये साइन है किसका? ट्रांजिशन स्टेट का। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना एक स्टेप में, साइमल्टेनियस, नो इंटरमीडिएट। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अगर लिविंग ग्रुप कायनेटिक सेंटर पर है और कॉन्फ़िगरेशन आर है तो आर से क्या बनाएंगे? एस, बस एक ही प्रोडक्ट। और एस है तो आर, सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनाना है। निपटा दिया है क्या? और धीरे धीरे लिखो। ये सारी बातें हम की पॉइंट्स में लिखने वाले हैं। जो बातें मैंने अभी थियोरेटिकली बोली हैं वो लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 दिन बाद गायब हो जाएगा। अब सोचिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लिखी हुई कोई बात याद है क्या? नहीं। जितनी नोटबुक में लिखा होगा उतना ही समझ पाओगे। इसलिए कहता हूँ नोटबुक में सारी बातें लिखी होनी चाहिए, आप ही के लिए है ये। निपटा दिया है क्या? आप निपटाया क्या? इन सब का मतलब हम लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं कि इनका सही मतलब क्या होता है। लिखेंगे नीचे, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट turns inside out, tetrahedral environment turns inside out, tetrahedral environment turns inside out at the carbon, at the carbon, at the carbon bearing, at the carbon bearing living group या having living group, at the carbon having living group, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट टर्न्स इनसाइड आउट, पलटी मार जाता है। इनफैक्ट यही होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप देखो गौर से, आपको ऐसा लगेगा कि इस टेट्राहेड्रॉन को यहां से ऐसे पलटी मरवा दिया, इसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इट हैज नथिंग टू डू विद आरएस, इसका आरएस से कोई लेना देना, लेकिन हम हमेशा मदद किसकी लेंगे? आरएस की। ये हमेशा दिमाग में रखना है। क्लियर? क्या सर हमेशा आरएस, आर से एस या एस से आर बोलना गलत होगा? गलत होगा। क्या ये फेल हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत जगह पर फेल हो जाएगा, लेकिन नीट में और जेई एडवांस में आने वाले किसी क्वेश्चन में फेल नहीं होगा। और हकीकत बताऊं, जब फेल होगा ना तो मास्टर की भी औकात नहीं है वो SN2 बता दो, मास्टर की भी औकात नहीं है। बहुत सारे लोग लिखवाएंगे कि देखो यहाँ पे फेल हो गया, वहां पे घर से किताब का एग्जाम्पल पढ़ के आया, मैं दूंगा 5 एग्जाम्पल और फिर बताना कहाँ फेल हो और कहाँ नहीं। तो सब बकवास की बातें होती है जिनका कोई लेना देना नहीं है। बर्डन, फालतू का बर्डन दिमाग पे लेके घूमने की बातें होती है। अपना काम इतने से चलेगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं SN2 के कैरेक्टरिस्टिक की। आप देखिए मैंने यहां पर भी वही बात बताई है, मैंने यहां पर भी यही बात बताई है। क्लियर? यहां पर मैंने थोड़ा सा सीधा बता दिया है, वहां पर TS के थ्रू बता दिया है। दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों रिएक्शन अलग अलग
नहीं है। चलिए लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 के SN2 रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आप देखने को मिलेंगे। ये किसने बोला कि स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट ही बनता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस हैज नो इंटरमीडिएट। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में इधर देखो, एक एक पॉइंट करके इधर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मैकेनिज्म, एक पॉइंट इधर लिखेंगे मैकेनिज्म। आपको बताना है ये मैकेनिज्म कैसा है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है या मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है। सिंगल स्टेप, सामने लिखेंगे सिंगल स्टेप। ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल सीधे दिखाई देंगे, सीधे दिखाई देंगे। बताइए, बोलेगा SN2 को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आपसे पूछे ये मैकेनिज्म कैसा है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, खत्म हो गई कहानी। क्लियर। चलिए दूसरा बोलेगा इसके काइनेटिक्स को लेकर बातें करो। किसको लेकर बातें करो? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स आप जानते हैं ना किसके बारे में डील करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो काइनेटिक्स जानने के लिए चलिए RDS के पास। किसके पास? RDS के पास। यहां मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इस रिएक्शन का ये क्या है? RDS। RDS में आपका RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो अगर हम इसका काइनेटिक्स लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल RDS में इन्वॉल्व है। क्लियर। रेट एक्सप्रेशन में आएगा रेज टू पावर 1 और RX का मतलब एल्काइल हैलाइड, रेज टू पावर 1। तो बताइए कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आप जानते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट। तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन किसके? न्यूक्लियोफाइल, रेज टू पावर 1। ये रहेगा RX, रेज टू पावर 1। क्लियर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं के न्यूक्लियोफाइल को तो न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं। मैंने याद कीजिए, मैंने दो बातें बताई थी, एक तो रिएजेंट और एक सबस्ट्रेट। तो यहां पर RX आपका क्या है? सबस्ट्रेट। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं कि SN2 किसको फॉलो करता है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। निपटाएंगे इसको। अब यहां से काइनेटिक्स के हाथ में बहुत सारे क्वेश्चन चले जाएंगे। कैसे? बोलेगा इन एन SN2 रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डबल्ड व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर बोलता है कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की डबल कर दी जाए तो रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। डबल हो जाएगा। और RX की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो भी डबल हो जाएगा। एक को डबल कर दिया जाए, एक को हाफ कर दिया जाए, ये सब अब आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में? यानी कि अब ये सारे क्वेश्चन काइनेटिक्स के पाले में चले गए। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी वो यहां से पूछ सकता है। मैंने इस रिएक्शन की काइनेटिक्स बता दी, उसके बावजूद भी तुम्हें सुलटाने का मामला रखता है वो, क्योंकि आप ऑप्शंस को ठीक से पढ़ते ही नहीं है। ये SN2 जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, तो नीट से पहले आप बोर्ड भी दे चुके होंगे। क्लियर। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको पढ़ा भी होगा वहां पर। तो वो ऐसे स्टेटमेंट फेंकेगा SN2 रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इतना सुनते ही बच्चा ऐसे क्रॉस, इतना क्रॉस मारेगा कि वो क्रॉस 3 पेज नीचे चला जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर SN2 तो कौन सा होता है? सेकेंड ऑर्डर। पूरा तो सुन ले। SN2 follows first order kinetics with respect to nucleophile। सही है। SN2 follows first order kinetics with respect to substrate। सही है। ओवरऑल SN2 बाइमोलिकुलर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो करता है। विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले पूरा पढ़ना, ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, निपट जाएगी फाइल वरना। क्लियर। चलिए तो काइनेटिक्स हमने डील कर ली है। इंटरमीडिएट बताइए, इसके इंटरमीडिएट के बारे में क्या ख्याल आता है? लिख दो फिर सामने, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इंटरमीडिएट के सामने लिख दो नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इस रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये एक सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है। नो इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट को इन शॉर्ट क्या लिखते हैं अपन? TS।
ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बातें करेंगे। जितनी भी बातें आपने लिखी थी टीएस के बारे में, अब सारी बातें आपको बतानी पड़े। बताइए सबसे पहले टीएस में जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लिखेंगे इन टीएस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इन टीएस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर। इन टीएस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही आपने बोला है। बताओ टीएस के अंदर कार्बन के कुल कितने बॉन्ड बने हुए हैं, टोटल कंप्लीट पार्शियल सब मिला के 5, टोटल 5 बॉन्ड बने हुए हैं, उनमें से 3 कंप्लीट हैं और 2 पार्शियल। लिखोगे इसको नेक्स्ट में, बॉन्डेड टू 5 एटम्स। टीएस के अंदर कार्बन कितने एटम से बॉन्डेड है, 5, बॉन्डेड टू 5 एटम्स। क्लियर। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा होगा, तो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कितना है, 5। ब्रैकेट में लिखेंगे पेंटा कोऑर्डिनेटेड, ब्रैकेट में लिखेंगे पेंटा कोऑर्डिनेटेड, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। नेक्स्ट बताओ ज्योमेट्री कैसी रहेगी टीएस की, ट्राइगोनल, लिख दो फिर, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो ट्रांजिशन स्टेट में लिखना है बेटे सारे पॉइंट। हाँ, ये सारे पॉइंट किसके सामने चल रहे हैं, टीएस के सामने। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलिए अब और क्वेश्चन फेंकते हैं। SN2 रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, SN2 रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट के अंदर 180 के बॉन्ड एंगल कितने हैं, 180 के बॉन्ड एंगल कितने हैं, सब गुड़ गोबर करते हैं। 180 के बॉन्ड एंगल कितना है, एक। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप कितने पर होते हैं, PCl5 में बताओ 180 के एंगल कितने हैं, एक। तो PCl5 से लिंक किया करो सीधा ही। जो आपके कौन से बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और, सारी बातें कर रखी। 120 के बॉन्ड एंगल कितने हैं, 120 के, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितने के हैं, 120। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180। पक्का। 90 के कितने हैं, 90 के कितने हैं, 6। तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है। मैंने आपको बहुत शानदार जुगाड़ बताया है कि TSSN2 की रिप्लेस किससे कर दो, PCl5 से, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आर एट 180 डिग्री। टीएस के अंदर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप कितने के एंगल पर है, 180 डिग्री पर। न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप एट 180 डिग्री। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को छोड़ के जो 3 ग्रुप हैं जो कार्बन पर जुड़े हुए हैं वो किस में है, सेम प्लेन में है कि अलग में है, सेम प्लेन में। लिख दीजिए इसको भी। अदर 3 ग्रुप्स अराउंड द कार्बन, other 3 groups around the carbon, other 3 groups around the carbon occupy the same plane, occupy the same plane। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब नहीं छूटना चाहिए, पूरी अपन ने डिटेल में इसका डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे सामने रहेगा इसी में ही ट्रांजिशन स्टेट के बाद स्टीरियो केमिस्ट्री। बताओ क्या ख्यालात हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। क्या ये स्टीरियो केमिस्ट्री स्किप करोगे, नहीं, अब नहीं करना है। अब तक तो नहीं किया था मैंने कोई भी स्टीरियो क्वेश्चन, अब आप स्किप नहीं कर सकते। स्टीरियो केमिस्ट्री में लिखेंगे, बताओ SN2 में कौन सा अटैक फिजिबल है, फ्रंट साइड या बैक साइड, और बैक साइड अटैक से क्या होता है, इन्वर्जन। तो लिखिए बैक साइड अटैक लीड्स, बैक साइड अटैक लीड्स, बैक साइड अटैक लीड्स inversion of configuration, backside attack leads inversion of configuration, backside attack leads inversion of configuration। आगे भी लिख दो, पूरा लिख दो, inversion of configuration at chirality center, at chirality center bearing the leaving group, at chirality center bearing the
लिविंग ग्रुप उसी पर होगा जिस पर क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप। सब पे मत कर देना। चलिए इसी में आगे लिख दोगे सिंगल स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो में लिखना है इसी में आगे, सिंगल स्टीरियो आइसोमर कितना प्रोडक्ट बना कर देगा, एक, मात्र एक सिंगल स्टीरियो आइसोमर मिलेगा, वो भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। नेक्स्ट और लास्ट, आइडेंटिटी ऑफ आरएक्स। ये अभी नहीं समझ में आएगा, आगे समझेंगे। आइडेंटिटी ऑफ आरएक्स क्लियर। इसको इस साइड लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी। आइडेंटिटी ऑफ आरएक्स, आइडेंटिटी ऑफ आरएक्स, इसके सामने लिखेंगे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो सबसे आगे आपके सामने रहेगा CH3X मिथाइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और उसके बाद टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये सर कुछ समझ में नहीं आया, वो समझाऊंगा। पूरा रेट पर पूरा हमारा एक क्लास जाएगा इसका। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, सबसे आगे कौन रहेगा, मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। टर्सरी के नीचे लिख दोगे नो SN2। टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स SN2 नहीं देते। क्यों नहीं देते, सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो आखिरी पॉइंट को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आखिरी पॉइंट मैंने समझाया ही नहीं। फिर उससे ऊपर वाले किसी पॉइंट में डाउट है तो आप बता सकते हो। देखिए ये जो है इसको बहुत आराम से दिमाग में डाइजेस्ट करने वाली चीजें हैं। इस सब्जेक्ट को आप चिल्ला चिल्ला के याद नहीं कर सकते, ऐसे रट लोगे ऐसा सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्वेश्चन आएगा, निपटा के चला जाएगा। जैसे जिसने अभी TS के बारे में सब इमेजिन कर लिया कि PCl5, अब उससे कितने भी क्वेश्चन पूछे। मैंने शुरुआत में जब पढ़ाया तब तो नहीं पूछा आपसे कितने 90 के एंगल है, कितने 120 के एंगल है, कितने 180 के एंगल है, पूछा क्या नहीं। हो सकता था मैं पेपर में पूछ लेता। तो आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आंसर देने पड़ेंगे, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखेंगे गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शंस। यहां से मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर करूंगा। गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शंस। आपको बता दिया गया है कि ये जो आपके सामने रिएक्शन होने वाली है ये कौन सी है, SN2। आप बताइए SN2 रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सिंगल। न्यूक्लियोफाइल कहां पर लगा हुआ मिलेगा, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप था एग्जैक्टली उसी कार्बन पर। सिंगल प्रोडक्ट, वो भी 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो इस पर पहले लिख दीजिए, क्वेश्चन के नीचे हिंट लिख दीजिए, हिंट। SN2 रिएक्शन, SN2 reaction proceeds with SN2 reaction proceeds with 100% inversion of configuration. SN2 reaction proceeds with 100% inversion of configuration and gives single stereoisomer. And gives single stereoisomer. हालांकि ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं। SN2 reaction proceeds with 100% inversion of configuration and give single stereoisomer. And give single stereoisomer. आपको क्या मिलेगा, सिंगल स्टीरियोआइसोमर मिलेगा। चलिए आप एक साथ छापेंगे, पहले मुझे इसमें कुछ समझाने दीजिए और आपसे कुछ सवालों के जवाब भी यहां पर लेने दीजिए। ये आपके सामने एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, OH-। अब आप बताइए, मैंने बोला है रिएक्शन कौन सी होने वाली है, SN2। आप बताओ SN2 रिएक्शन होगी कैसे, कैसे होगी SN2 रिएक्शन। मैंने बताया है कि SN2 होगा। आप बताइए, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन की बात करेंगे, यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल, और यही कार्बन कौन सा होता है, अल्फा। पक्का, यस। ये हमारे सामने अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के ऊपर कौन अटैक करने वाला है, आपका न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करने वाला है, आपका न्यूक्लियोफाइल। और इस Br की जगह कौन लेगा, इस Br की जगह कौन लेगा, OH। क्लियर। अगर मैं एरो ना दिखाऊं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
बताइए आपका जो लिविंग ग्रुप है वो कहां पर है, बताइए आपका लिविंग ग्रुप है वो कहां पर है, वेज पर। तो देखो ऐसे लोग आपको बताने वाले स्टीरियो में बहुत मिलेंगे, उनसे दूरियां बनाना। कि अगर लिविंग ग्रुप कहां पर है, वेज पर, तो न्यूक्लियोफाइल कहां आएगा, डैश पर। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है SN2 का। दूरियां, हाथ जोड़ के माफी मांगे ऐसे लोगों से, क्योंकि ले देकर एक क्वेश्चन आएगा वो तेरे जुगाड़ के चक्कर मेरा क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि आप जानते हैं स्टीरियो में वो सबका पापा है। हमें अपने रियल कॉन्सेप्ट पर उतरना ही पड़ेगा। अब अगर अपन बात करें, और ये प्रोडक्ट मैंने आपके सामने बनाकर दे दिया है, और आपसे पूछा जाए क्या ये SN2 का प्रोडक्ट है या नहीं। अब आपको ये तो पता है कि जिस कार्बन पर Br था उसी कार्बन पर कौन है, OH। लेकिन खेल किसका है, स्टीरियो केमिस्ट्री का। और जब भी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आए किसकी मदद लो, RS। आप जानते हो कि RS में निपटा देगा हमें स्टीरियो में। तो ये कायरल्टी सेंटर है कि नहीं है, कायरल्टी सेंटर पर कौन लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप। बताइए अगर अपन इनको सीक्वेंस लो के हिसाब से प्रायोरिटी असाइन करें तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर Br, प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1। उसके बाद इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 3, और इसको प्रायोरिटी 4। बताइए 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, डैश। तो बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। तो रिएक्टेंट का S है तो प्रोडक्ट में हमें नहीं पता, कैसे लिख के दो, क्लियर। अब यहां पर पता कीजिए, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 2, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 3, और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 4। 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा हूं, क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन R, यस बिल्कुल सही, ये SN2 का प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे क्या बनकर आ गया है, R। लेकिन भाई साहब यहां पर ये कहां था, वेज पर, और यहां भी कहां पर है, उससे कोई फर्क, ये स्टीरियो है। ये क्या है, स्टीरियो। तो जितने भी जो जुगाड़ वाले हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि हम रिलेशन बिना पेन उठाए निकालेंगे। वो 4 क्वेश्चन तू घर से लेके आए उन्हीं की निकलेगी। मैं भी 4 क्वेश्चन दूंगा, तू पेन के साथ भी निकालना रिलेशन। अपने दिमाग में इस बात को ध्यान से लेकर चलेंगे, फाइल सुलट जाएगी। ये स्टीरियो है, क्या है, स्टीरियो। क्लास में बातें अलग, क्लास में तो सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में बनते हैं क्या, अरे एग्जामिनेशन सेंटर में बनते हैं क्या, निपटते हुए दिखता है ना फाइल। तो ये तो घर पे ही पेपर दे रहे हो, वहां पर तो प्रेशर और भी ज्यादा रहेगा। बताइए क्या ये वाला प्रोडक्ट SN2 का हो सकता है क्या, उसको वो वाला प्रोडक्ट सबसे पहले चेक करो, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप था उसी पर आया है। नहीं ऐसे फिर तो अपने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो अपन 4 में से पहचान लेंगे कौन सा सही है। कोई जादू टोन आप जानते हैं, जाहिर सी बात। पहले ये देखो जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप था उसी पर है, यस। खेल किस में खेल रहा है, स्टीरियो में। तो RS से हेल्प लो ना। बताइए इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 2, उसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 3, और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 4। 1 से 2, 2 से 3 कैसे मूव कर रहा हूं, काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर, ऐसा करने पर क्या आता था, R। यस, ये SN2 का प्रोडक्ट है। लेकिन सर आपने तो कहा था SN2 में एक प्रोडक्ट बनता है, ये तो एक से, अबे दिमाग से पैदल दोनों सेम है। स्टीरियो है, लिखने का अंदाज बदल रहा है, लिखने का यही स्टीरियो है। अब देखो ऐसे मास्टर बोलता है, बता लिविंग ग्रुप कहां पर, वेज पर, बता न्यूक्लियोफाइल कहां पर, डैश पर, बता वेज पर, डैश पर, बता वेज पर। अबे ये आ गया तो, ये आ गया तो खेल खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा वहीं से ही। हवाबाजी में नहीं, बेसिक से चलो, एक क्वेश्चन आएगा उसी में फाइल निपट जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जबरदस्त है। अगर आपने चीजों को ठीक से समझा है तो इस क्वेश्चन को आप निकाल पाएंगे। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पक्का, यस। कौन से कार्बन पर होता है वो इन्वर्जन, जिस पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। मान लीजिए ये आपके सामने दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूं रिएक्शन कहां से प्रोसीड करेगी, SN2 से। तुम बताओ कैसे होगा SN2, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल, ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे होता है SN2। तो बताइए बॉन्ड इस पर बैक साइड से अटैक हो रहा है, इन्वर्जन इस पर होना चाहिए, लेकिन हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। हमें तो बस एक बात समझ में आ जाती है कि R से S और S से बाकी क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और तभी हमारे सुलटने की पूरी तैयारियां एग्जामिनर कर देता है। देखिए
क्या ये कायरलिटी सेंटर है? कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा इसका। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1, इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 3 और इसको प्रायोरिटी 4। 1 से 2, 2 से 3 काउंटर क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन एस, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एस आप यहां पर भी बताइए, कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से असाइन कीजिए। इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 3 और इसको प्रायोरिटी 4। फिर से अपन कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन एस। ये लो सर, ये तो गड़बड़ हो गई। एस से क्या आ गया है? एस। और आप तो क्या बोल रहे थे? एस से क्या आना चाहिए? आर। तो क्या ये SN2 है कि नहीं है? है। अबे दिमाग से पैदल लोगों, ये कायरलिटी सेंटर न्यूक्लियोफाइल का है। कहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है? इधर। इधर चेंज होता है, इधर थोड़ी चेंज होता है। इतनी देर से क्या लिखवा रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एट द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप। तो इधर तो कोई कायरलिटी सेंटर ही यहां चेंज होता, अगर चेंज होता तो यहां क्यों चेंज होगा? ये रिएक्शन का कौन है? न्यूक्लियोफाइल है मेरे भाई। और आपको स्टीरियो में एक बात और बताई थी, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एट लीस्ट वन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन। कम से कम एक बॉन्ड तोड़ना ही। इसका कौन सा बॉन्ड टूटा है? रिएक्शन के दौरान कोई बॉन्ड टूटा है? बॉन्ड कौन सा टूटा है? ये तो इन्वर्जन इस कार्बन पर हुआ होगा, बट ये तो कायरलिटी सेंटर ही, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इन्वर्जन उस पर होता है जिस पर अटैक होता है। जो अटैक करता है उस पर इन्वर्जन नहीं होता है, निपट जाते हैं हम। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट दिस कायरलिटी सेंटर बिकॉज इसका तो कोई बॉन्ड रिएक्शन में टूटा ही नहीं है। ये जबरदस्त बातें हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हुआ ध्यान से सुनना। यहां पर है CH3, यहां पर है H, यहां पर है Br। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो CH3, यहां पर H, ये रहेगा C2CH3। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? है। क्या ये भी एक कायरलिटी सेंटर है? है। मान लीजिए मैंने रिएक्शन करवाई है NaI के साथ, तो आप जानते हैं Na प्लस और I माइनस। I माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। आप बताइए कौन हटने वाला है? लिविंग ग्रुप। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन कौन से वाले कार्बन पर इन्वर्जन होगा? इस वाले कार्बन। क्या जितने भी कायरलिटी सेंटर है सबका इन्वर्जन करवा दोगे? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो भाई? इसका तो कोई रिएक्शन में बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, और जिसका बॉन्ड नहीं टूटेगा वहां कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज होगा? वहीं पर चेंज होता है जहां पर बैक साइड से क्या होता है? अटैक। तो आप RS निकाल लेना, और जब आप RS निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है? चेंज। क्या अब आप एक बात समझ पाए कि इन्वर्जन होता उस कार्बन पर है जिस पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। इस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। यहां पर आप देख लेना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है। तो अगर इस रिएक्शन में पूछा जाए कितने कायरलिटी सेंटर पर इन्वर्जन होगा? मात्र एक। कौन से पर? जिस पर क्या लगा हुआ है? लिविंग ग्रुप। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। क्या वास्तव में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का RS से कोई लेना देना है? नहीं, ये तो हमारे समझने के लिए है। मान लीजिए यहां पर हमारे सामने क्या है? CH3, यहां पर हमारे सामने कौन है? आयोडीन। रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ? NaCN के साथ, जिसमें Na प्लस और Cn माइनस है। बताइए कौन हटने वाला है? लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। पक्का? आप बताइए क्या यहां पर जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या वो एक कायरलिटी सेंटर है? गौर से देखो, नहीं है। लेकिन इन्वर्जन तो फिर भी होगा। क्या ये जो कंपाउंड आपका है, क्या ये GI शो कर रहा है? बताइए क्या ये GI शो कर रहा है? यस। इधर अलग उधर अलग। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? सिस कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन है तो रिएक्शन के बाद कैसा मिलेगा? ट्रांस। अब आते हैं मुद्दे के पॉइंट पर, ध्यान से देखना। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो किसी ना किसी में बदलाव करना पड़ेगा। इसमें ध्यान से देखो, इसमें मैंने वेज और डैश एज इट इज रखे। H वेज डैश पर है, H कहां पर रखा? डैश पर। Br किस पर था? वेज पर। लिविंग ग्रुप वेज पर था, तो न्यूक्लियोफाइल को भी कहां रखा? वेज पर। पक्का? लेकिन मैंने सॉलिड लाइन बदल दी। ये सॉलिड लाइन ऐसे थी और ये सॉलिड लाइन, हो गया स्टीरियो का खेल। यानी कि मैं कहीं ना कहीं बदलाव कर रहा हूं। उधर वाले ऑप्शन में देखो, सॉलिड लाइन को क्या रखा? पक्का? तो किसको बदल दिया? वेज और डैश। यही तो स्टीरियो होता है कि कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा।
अब जब रिंग की बात होती है, ध्यान से सुनना, तो रिंग के अंदर आप सॉलिड लाइन में चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि आप जानते हैं ये वाली जो सॉलिड लाइन है इसकी, ये किसका हिस्सा है, रिंग, तो इसको कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो अब किसको चेंज करेगा, वेज और डैश। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल किस पर लगा हुआ है, वेज पर, सॉरी लीविंग ग्रुप किस पर लगा हुआ है, वेज पर, तो न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, डैश पर, तभी तो इन्वर्जन हो पाएगा। तो यहां पर ये CH3 है, यहां पर कौन रहेगा, H। बताइए आपका जो CN है वो कहां पर चला जाएगा, डैश पर, और बाहर कौन निकल जाएगा, I माइनस। बताइए कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सिस है कि ट्रांस, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। आप देख रहे हैं कि इन्वर्जन अभी भी हुआ है, लेकिन यहां पर तो RS डिफाइंड नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि इन्वर्जन का मतलब R से S या S से R, इन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता। इन्वर्जन का मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन का क्या हो जाना, चेंज। तो क्या यहां सिस से ट्रांस ही बनेगा या सिस से सिस भी बन सकता है, सिस से सिंगल स्टीरियो आइसोमर, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस क्वेश्चन ने तो और भी क्लियर कर दिया कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हैज नथिंग टू डू विद RS। लेकिन हम क्वेश्चन को किसकी मदद से सोल्व करेंगे, RS की मदद से। क्या ये आपको बात क्लियर हुई, चलिए छापेंगे, आगे बढ़ो। ये स्टीरियो के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पेपर में भी आएंगे, आपसे होंगे नहीं होंगे उसका कोई मतलब नहीं है। इस साल नहीं तो अगले साल, या उससे अगले साल, या उससे भी अगले साल, कभी ना कभी तो करने ही पड़ेंगे। कोई ऐसा है जिसके पेपर में सारे क्वेश्चन गलती से सही हो गए, 25 थे, 20 या 20 से ऊपर जिनके सही हुए, कितने लोग, 15 और 15 से ऊपर जिनके सही हुए, 15 या 15 से ऊपर, बाकी बाकी अगले साल की तैयारी में लग गए। मॉड्यूल सोल्व नहीं किया होगा, बाकी जिसने ईमानदारी से मॉड्यूल सोल्व किया होगा वो 25 में से 15 क्वेश्चन बना ले गया। क्लियर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो मॉड्यूल के ही थे, एक दो थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। और जिन्होंने मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया, जो केवल थ्योरी पढ़ते रह गए, उनसे कुछ नहीं। मल्टीपल टाइम्स आपको कह चुका हूं क्या, कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर ऑर्गेनिक के अंदर थ्योरी का कोई लेना देना नहीं है, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे। जैसे अब ये क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं कि इन्वर्जन का सही मतलब क्या होता है, वरना तो तुम तो यहां भी एस से क्या बनाने के लिए उतारू हो गए थे, आर। लिखवा चुका हूं 3 बार कि उस कार्बन पर इन्वर्जन होगा जिस पर लिविंग ग्रुप है, लेकिन हमें कोई फर्क, बस एक ही बात समझ में आई आपकी, आर से एस और एस से कहा कोई मतलब नहीं। निपटा दिए हो क्या। अगर किसी भी एटम की आप कॉन्फ़िगरेशन बदलना चाहते हो तो उसका बॉन्ड तोड़ना ही, जिसका रिएक्शन में बॉन्ड नहीं टूटा उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। दिमाग में इस बात को उतार लीजिए। निपटा दिया है क्या। इन्वर्जन इसमें होना चाहिए था, लेकिन किस कार्बन पर, इस पर, लेकिन ये तो कायलिटी सेंटर ही, पता ही नहीं चलेगा आपको इन्वर्जन के बारे में। निपटा दिया है क्या। स्टार लगाकर एक पॉइंट लिखेंगे, जबरदस्त पॉइंट है भाई ये। टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एट लीस्ट वन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन। स्टीरियो में लिखवाई थी लाइन मैंने, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एट लीस्ट वन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो कम से कम एक बॉन्ड टूटना चाहिए। और आप देख लीजिए इस कायलिटी सेंटर का रिएक्शन में कोई बॉन्ड नहीं टूटा है, इस वाले का कोई बॉन्ड ही नहीं टूटा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एट लीस्ट वन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन, फुल स्टॉप के बाद। इन अबाउ रिएक्शन, इन अबाउ रिएक्शन
इन अबाउ रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। इन अबाउ रिएक्शन नो बॉन्ड इज ब्रोकन एट कायरल्टी सेंटर। इन अबाउ रिएक्शन नो बॉन्ड इज ब्रोकन एट कायरल्टी सेंटर। क्या ये बात सही है? कायरल्टी सेंटर न्यूक्लियोफाइल में है, इसका कोई बॉन्ड नहीं टूटा है। नो बॉन्ड इज ब्रोकन एट कायरल्टी सेंटर। Hence reaction proceeds with retention of configuration. Hence reaction proceeds with retention of configuration. Hence reaction proceeds with retention of configuration at chirality center. Hence reaction proceeds with retention of configuration at chirality center. तो ये रिएक्शन इस chirality सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन के रिटेंशन के साथ आगे बढ़ गई है, क्योंकि इस chirality सेंटर का कोई बॉन्ड टूटा ही नहीं। ऊपर वाले में देखो, क्या इस chirality सेंटर का बॉन्ड टूटा? यस, तो यहां इन्वर्जन हुआ है। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। SN2 रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा? What will be the relation between reactant and product? Option number 1, enantiomer. Option number 2, diastereomers. Option number 3, structural isomers. किसके साथ जाना पसंद करोगे? एनेंशियोमर्स। गर्दन तोड़ दूंगा, भांग पी के आते हो क्या? यहां कौन है? Br। और यहां कौन है? क्या इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? आइसोमर ही नहीं है ये तो। और तुम क्या बोल रहे हो? एनेंशियोमर। क्योंकि एक पर आर और एक पर, हाँ, आर और एस वाले सारे ही एनेंशियोमर होते हैं, भले वो आइसोमर भी या आइसोमर ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो निपटोगे ना। दिमाग तो आपका अलर्ट रहना चाहिए ना। बिना दिमाग के डॉक्टर बन गए तो पता नहीं कितने लोगों को निपटा दोगे। जो भी आएगा है से था हो जाएगा। फिर तुम्हारे यहाँ पर मरीज थोड़ी आएंगे, दुश्मनों को ले लेके आएंगे। क्यूस हॉस्पिटल में लेके चलता हूँ, चलते रहो। निपट भी जाएगा और मर्डर का केस भी नहीं लगेगा। सही कह रहा हूं ना? कैसे तो जब पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आएगी, मैं ही निपटाऊंगा, खाली कर दूंगा मैं। निपटा दिया है क्या? SN2 में कितने प्रोडक्ट बनते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट, वो भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। हर कायरल्टी सेंटर पर इन्वर्जन नहीं होता है, जिस पर लिविंग ग्रुप लगा होता है उसी पर होगा। अगर वो कायरल्टी सेंटर है जिस पर लिविंग ग्रुप है तो किसकी मदद लेंगे? आरएस। क्वेश्चन को हम आरएस की मदद से ही सॉल्व करेंगे। निपटा दिए हो? चलिए नेक्स्ट, अब हमारे सामने आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है भाई, अब सबका सब बोर्ड के हिसाब से भी। फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of SN2 reaction. Rate of SN2 reaction. Factors affecting rate of SN2 reaction. इसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे सामने आएगा स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जो आपका रिएक्टेंट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। दूसरा हमारे सामने रहेगा सॉल्वेंट। तीसरा हमारे सामने रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी।
नंबर 4 पर हमारे सामने रहेगा लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और नंबर 5 पर झूठ मूठ का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर। मेन फैक्टर जो है वो कितने हैं? 4। ये ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रिएक्शन का रेट किस किस पर डिपेंड करेगा? स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। कैसे डिपेंड करेगा, क्यों डिपेंड करेगा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए इन फैक्टर्स के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। क्लियर? इसमें सबसे पहला फैक्टर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, जहां से पूरे चांसेस हैं बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने। आपके सामने अलग अलग अल्काइल हैलाइड देगा, बोलेगा SN2 के घटते हुए रेट के ऑर्डर में या बढ़ते हुए रेट के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, पहले वाला फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। लिखा दिया है क्या? तो इसमें पहले लाइन लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट में, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, if branching increases, if branching increases, if branching increases at alpha or beta carbon, if branching increases at alpha or beta carbon, rate of SN2 reaction, if branching increases at alpha or beta carbon, rate of SN2 reaction decreases, rate of SN2 reaction decreases, full stop के बाद alpha position is more sensitive than beta, alpha position is more sensitive than beta, यानी कि अल्फा पोजीशन ज्यादा फर्क डालेगी रेट पर एज कंपेयर टू बीटा। अल्फा पोजीशन इज मोर सेंसिटिव देन बीटा। पेपर के डाउट जो अभी आप क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? जो भी आपको डाउट आए, और एक बात अपने दिमाग में उतार लो, तुम +2 वाले हो, तुम्हारा एक जनरल पैटर्न बता देता हूं मैं पढ़ने का, सबके लिए बोल रहा हूं। जब भी तुमको हल्का सा कम समझ में आता है ना, तुम्हारा पहला डिसीजन होता है क्लास छोड़ना। पहला डिसीजन क्या होता है? इसका समझ में नहीं आ रहा, क्लास स्किप कर देते हो। बेटा ऐसे 5 से 6 साल लग जाएंगे सिलेक्शन। दिमाग में एक बात हमेशा रखो कि चीज समझ में आती, समझनी पड़ती। तो जिस भी टीचर का थोड़ा सा भी हल्का डाउट लगे तो एटलीस्ट उस टीचर से जाके अपने डाउट क्लियर करो। और अगर तुम्हें लगता है कि इसका नहीं उसका समझ में ज्यादा आ रहा है, तो पहले उस वहम को मारो, पहले उसको क्लियर करो। अगर वहां समझ में आ रहा है तो कोई डाउट नहीं, वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ो, एक जगह तो पढ़ो। स्किप करने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आज के इतना ही, धन्यवाद।